बच्चों, आप सभी का मेरी चैनल लर्निंग इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी क्लास 11th की जो इंग्लिश बुक है जिसका नाम है हॉर्नबिल। आज हम हॉर्नबिल बुक के लेसन नंबर 4 जिसका नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल, इसके प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। बच्चों, इससे पिछले वीडियो में हमने इस पार्ट की जो कहानी थी हमने उसे जो है उसका अध्ययन किया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देखा होगा और इस पार्ट की कहानी को अध्ययन भी किया होगा। आज के वीडियो के अंतर्गत बच्चों हम डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कंट्रास्ट द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट विद द यूरोपियन व्यू विद एग्जाम्पल। इसका अर्थ होता है कि यूरोपियन और चीनी कला के दृष्टिकोण के अंतर विरोधों को हमें बताना है। यानी कि इन दोनों कला के, एक चाइनीज हो गया और दूसरा हो गया यूरोपियन, तो इन दोनों की जो कला के दृष्टिकोण के अंतर विरोधों को हमें जो है यहाँ पर समझाना है, वर्णन करना है, बताना है। तो चलो बच्चों देखते हैं। द चाइनीज पेंटिंग्स आर बेस्ड ऑन इमेजिनेटिव इनर और स्पिरिचुअल अप्रोच। ऑन द अदर हैंड द यूरोपियन पेंटिंग्स रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू ऑफ एन एक्सटर्नल और रियल ऑब्जेक्ट। चाइनीज पेंटिंग जो होती है वो बहुत ही कल्पनाशील होती है, आंतरिक होती है और एक आध्यात्मिक से जुड़ी होती है। और दूसरी तरफ यदि यूरोपियन पेंटिंग की बात करते हैं तो वो एक वास्तविकता को प्रस्तुत करती है और बाहरी और बिल्कुल वास्तविक यानी कि रियल ऑब्जेक्ट के आधार पर जो है प्रस्तुत करती है। तो ये एक तो डिफरेंस हो गया। आगे मेट्रो पेंटर्स ऑफ यूरोप एंड द पेंटिंग्स ऑफ वू डॉजी इलस्ट्रेट दिस डिफरेंस। यानी कि ये जिस प्रकार से इस अपना वर्णन करती है तो वू डॉजी और यूरोप के मैटर चित्रकारों के चित्रांकन इस अंतर को जो है पूरी तरीके से चित्रित करते हैं, उसको जो है इलस्ट्रेट करते हैं, उस प्रकार से यहाँ पर दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसुई। यानी कि सेंसुई की अवधारणा को समझाइए। हियर सेंसुई मीनिंग इज माउंटेन वाटर। यहाँ पर सेंसुई का जो अर्थ है वो है पर्वतीय जल, जो किसको बताता है, रेफर्स टू अ स्टाइल, जो एक शैली को बताता है। कौन सी शैली को, चीनी कला की, चीनी जो चित्रकारी है उसकी कला को जो है प्रदर्शित करता है, उसको जो है दर्शाता है, उसकी शैली को प्रदर्शित करता है। टू अ स्टाइल ऑफ चाइनीज पेंटिंग्स दैट इन्वॉल्व्स नेचुरल लैंडस्केप, जिसके अंतर्गत शामिल है प्राकृतिक लैंडस्केप यानी कि परिदृश्य। इट रिप्रेजेंट्स द टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, और ये जो है दो ध्रुवों को जो है क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, दो ध्रुवों को प्रतिनिधित्व करता है, यिन एंड यांग, रिफ्लेक्टिंग द डॉइज्ड व्यू ऑफ द यूनिवर्स। जो डॉइज्ड का विचार था, दृष्टिकोण था, उसके अनुसार ये दो ध्रुवों को कॉम्प्लीमेंट्री करता है, कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स यिन एंड यांग, उन दोनों को जो है उसका जो है प्रतिनिधित्व करता है। तो ये सेंसुई जो है एक पर्वतीय जल है, जो एक चाइनीज पेंटिंग की एक शैली है जिसमें प्राकृतिक परिदृश्य भी शामिल है। Question number 2, part 1. What do you understand by the terms outsider art and the art brut or raw art? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि outsider art, art brut और raw art, इससे आप क्या समझते हैं? Outsider art refers to those artists who have no rights to be artists as they have received no formal trainings. यानी कि आउटसाइडर आर्ट से ऐसे कलाकारों से तात्पर्य है जिनके पास कोई अधिकार नहीं है आर्टिस्ट होने का, क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र में कोई भी औपचारिक प्रशिक्षण नहीं ले रखा है। उसके बावजूद वह अपनी कला को, अपने प्रतिभा को जो है अपने क्षेत्र में, अपनी कला के क्षेत्र में बहुत अच्छे से बखूबी उसे जो है निखार रहे हैं, दिखा रहे हैं। और आर्ट ब्रट और रॉ आर्ट आर द वर्क्स, ये ऐसे कार्य हैं कला के क्षेत्र के इन देयर रॉ स्टेट, जो अभी भी अपरिपक्व हैं, यानी कि उनमें और भी निखार की आवश्यकता है एज रिगार्ड्स कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस। यानी कि वह अभी पूरी तरीके से अपने क्षेत्र में जो है पूरे तरीके से अपरिपक्व हैं, अभी उनमें और भी आवश्यकता है, तो वो है रॉ आर्ट। और जो पूरी तरीके से सही है, बिल्कुल अपने आप को बहुत अच्छे से कला के क्षेत्र में निखार रहे हैं, परंतु वो आउटसाइडर आर्ट इसीलिए है क्योंकि उनके पास कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, हु वॉज द अनट्यूटर्ड जीनियस हु क्रिएटेड पैराडाइज एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू आर्ट।
क्वेश्चन का अर्थ है द अनट्यूटर्ड जीनियस हु क्रिएटेड पैराडाइज कौन थे और उनकी कला के योगदान की प्रकृति क्या थी, यानी कि वे कौन थे और उनकी कला के योगदान की प्रकृति भी क्या थी, ये भी हमें बताना है। तो आंसर है द अनट्यूटर्ड जीनियस हु क्रिएटेड पैराडाइज वाज नेकचंद, यानी कि जो शीर्षक दिया गया है अनट्यूटर्ड जीनियस हु क्रिएटेड पैराडाइज, वो किसके लिए दिया गया है, नेकचंद, यानी कि वह नेकचंद थे। यहाँ पे पूछा है वह कौन थे, अनट्यूटर्ड जीनियस हु क्रिएटेड पैराडाइज, तो अनट्यूटर्ड जीनियस जिन्होंने पैराडाइज क्रिएट कर दिया वो नेकचंद थे, जो 80 ईयर्स ओल्ड क्रिएटर थे, यानी कि ऐसे रचनाकार, ऐसे डायरेक्टर जो 80 वर्ष के बुजुर्ग थे, 80 ईयर्स ओल्ड क्रिएटर डायरेक्टर हु मेड द वर्ल्ड फेमस रॉक गार्डन, जिन्होंने जो है एक प्रसिद्ध रॉक गार्डन यानी कि चट्टानों से तैयार किया गया एक गार्डन तैयार किया, कहाँ पर, चंडीगढ़ में, जो आज भी बहुत ही वर्ल्ड फेमस है। हिज आर्ट वॉज एन आउटसाइडर आर्ट, जो उनकी कला थी वो आउटसाइडर आर्ट थी, यानी कि बाहरी कला थी। इन विच ही स्कल्प्टेड विथ स्टोन एंड रिसाइकल्ड मटेरियल्स, जिस कला में उन्होंने जो है अपने स्टोन और जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनको रिसाइकल करके उन पत्थरों पर जो है फिर से प्रयोग कर जो है अपनी कला को निखार करके दिखाया था। और वह रॉक गार्डन में उन्होंने अपनी सारी विशेष कलाओं को बहुत ही अच्छे से उसको यूज़ किया और अधिकतर उन्होंने रिसाइकल्ड मटेरियल का उसमें प्रयोग किया था। ही यूज्ड एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू फॉर्म एन आर्टिस्टिक पीस, यानी कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, कहना चाहिए सारी चीज़ें, एवरीथिंग टू फॉर्म एन आर्टिस्टिक पीस, एक अपनी कला को निखारने के लिए, एक कला की दृष्टि से, कला के तरीके से उन्होंने सारी चीज़ों को उसमें प्रयोग किया। फॉर्म अ टिन टू अ सिंक, यानी कि एक सिंक से लेकर एंड इवन अ ब्रोकन डाउन कार, यानी कि एक टूटी कार तक, यानी कि जितनी भी चीज़ें थी जो कहना चाहिए पुरानी चीज़ें थी जिनको फिर से प्रयोग करके एक नया यूटिलाइज करके उसको जो है एक नए रूप का आकार दिया, और वे सारी चीज़ें उन्होंने अपने खुद के स्किल से, अपने नॉलेज से तैयार किया। वन ऑफ हिज फेमस क्रिएशंस आर वुमेन बाय द वाटरफॉल, और उनकी जो सबसे प्रसिद्ध एक क्रिएशन रहा है वो है वुमेन बाय द वाटरफॉल। तो ये जो नाम पूछा जा रहा है यहाँ पे, ये कौन है, नेकचंद के लिए बोला गया है। इस प्रकार से अनट्यूटर्ड जीनियस हु क्रिएटेड पैराडाइज जो है वो नेकचंद ही थे, उन्हीं को कहा गया है अनट्यूटर्ड जीनियस हु क्रिएटेड पैराडाइज। टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस रखे गए, तो उसमें पहला क्वेश्चन है द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कॉन्कर्ड बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। डिस्कस, यानी कि हमें यहाँ पर डिस्कस करके बताना है कि एक सम्राट जिसने एक पूरी टेरिटरी पर विजय प्राप्त की है, जिसने पूरी एक टेरिटरी को जीता है, वह उस पर शासन कर सकता है, किंतु अंतर आत्मा का रास्ता केवल एक कलाकार ही जानता है, यानी कि उसके अंदर का जो रास्ता है वो उसके अंदर के भाव को कोई भी कलाकार ही समझ सकता है। इस पर आप डिस्कस करके बताइए। तो इसका आंसर है, कहने का मतलब है द सेंटेंस एक्सप्लेन्स द फैक्ट दैट, यानी कि ये जो वाक्य है वो हमें ये तथ्य के बारे में बता रहा है कि कोई भी राजा जो है जिसने किसी टेरिटरी पर विजय प्राप्त करी है, जिसने किसी राज्य को जीता है, मेहनत करके उस पर विजय प्राप्त करी, तो वह उस पर सिर्फ शासन कर सकता है। लेकिन एक कलाकार जिसने एक कला को निखार कर एक किसी अपनी कला की दृष्टि से अपने आप में कुछ नया चीज़ उसने बनाकर दिखाया है, तो वह उसका जो भी उस पर उसने अपना फोकस किया है, उसका जो रास्ता है वह उसके मस्तिष्क के माध्यम से ही हम जान सकते हैं कि उसने कितनी शानदार कला को किस प्रकार से, कैसी उसकी सोच रही होगी, क्या उसने विचार किया होगा, तब उसने उसको इस तरह से निखारा। तो ओनली एन आर्टिस्ट would be able to go beyond any material appearance. He knows the path and the method, क्योंकि वह अपनी कला को इस प्रकार से निखारता है क्योंकि वो जानता है कि उस मार्ग पर जाने का, उस प्रक्रिया को करने का क्या तरीका है, किस प्रकार से उसके रहस्यात्मक तरीके से उसको निखार लाना है। The mysterious work of the universe, true meaning of his work can be seen only by means known to him, irrespective of how powerful an emperor is.
एक जो सच्चा कलाकार होता है, एक जो सच्चा आर्टिस्ट होता है, वो अपने कला की निखार को, वह अपने कला के स्किल को, प्रक्रिया को, तरीकों को बहुत अच्छे से समझता है और उसको वो बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि उसके माध्यम से उसने अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके अपने विचारों को जो है किसी कला के रूप में वह निखार करके लाता है। और उसके काम का सही अर्थ केवल उसके द्वारा ही हम समझ सकते हैं, उसके द्वारा जो उसने जिस मेथोडोलॉजी का यूज़ किया है, अपने दिमाग से जिस बुद्धि को उसने यूज़ करके बनाया है, तो वह जो है हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हम उसके द्वारा प्रयोग किए गए मेथड को, उसके द्वारा प्रयोग किए गए तरीकों को जानेंगे। तो उसके सही अर्थ केवल उसके द्वारा ज्ञात तरीकों से देखा जा सकता है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली सम्राट या एम्परर क्यों ना हो। Question number second. The landscape is an inner one, a spiritual and conceptual space. Explain, यानी कि हमें इस बात को समझाना है कि परिदृश्य एक आंतरिक कहने का मतलब है inner, एक आध्यात्मिक यानी कि spiritual, और conceptual यानी कि वैचारिक स्थान है। कैसे, आप इसको एक्सप्लेन करके बताइए। आंसर है, दिस फ्रेज एक्सप्लेन द चाइनीज आर्ट फॉर्म वेयर अ चाइनीज पेंटर वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड रेदर देन बोरो हिज आईज। ये जो पूरा वाक्यांश है, ये एक चीनी की कला को, यानी कि चीनी कला को जो है बताता है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर क्या होता था कि एक चीनी चित्रकार यानी कि एक चाइनीज पेंटर जो है वो अपनी आंखों को आपको उधार लेने की जगह अपने दिमाग में प्रवेश करना चाहता है। दिस इज अ फिजिकल एज वेल एज मेंटल पार्टिसिपेशन, जो है दोनों ही शारीरिक और मानसिक दोनों ही भागीदारी है, यानी कि इसमें फिजिकल और मेंटल दोनों का पार्टिसिपेशन होता है। इट इज अ लैंडस्केप क्रिएटेड बाय द आर्टिस्ट टू ट्रेवल अप एंड डाउन एंड बैक अगेन थ्रू द व्यूअर्स आईज। यह कलाकार द्वारा बनाई गई एक यात्रा है जो ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर जाती है और दर्शक की आंखों के द्वारा वापस भी आ जाती है, यानी कि दर्शक की आंखों के द्वारा वापस आती है। और जो परिदृश्य है वो परिदृश्य बिल्कुल भी वास्तविक नहीं है और किसी भी बिंदु से उस पर पहुंचा जा सकता है। द लैंडस्केप इज नॉट रियल, यानी कि जो परिदृश्य है वो बिल्कुल भी वास्तविक नहीं है। एंड कैन बी रीच्ड, यानी कि कहीं से भी किसी भी बिंदु से वहां पर उस पर पहुंचा जा सकता है। थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज सेक्शन के अंतर्गत भी हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है आपके सामने, फाइंड आउट द कोरिलेट्स ऑफ यिन एंड यांग इन अदर कल्चर्स, यानी कि अन्य संस्कृतियों में यिन और यांग के सह संबंधों का पता लगाना है। यिन और यांग के सह संबंधों का पता लगाना है अदर कल्चर्स में, यानी कि अन्य संस्कृतियों में। तो इसका आंसर है, इंडियन कल्चर लेज स्ट्रेस ऑन नेचर एंड गॉड। नेचर इज द यिन एंड और फीमेल पार्ट, whereas God the creator is the male part yang। कहने का मतलब है जितना जो हमारी इंडियन कल्चर है, यानी कि जो भारतीय संस्कृति में प्रकृति और भगवान पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, प्रकृति पर यानी कि नेचर्स पर और गॉड पर जो है ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। प्रकृति यिन या प्रकृति को यिन यानी फीमेल पार्ट, फीमेल हिस्सा माना गया है, जबकि जो भगवान है उन्हें जो है क्रिएटर, निर्माता, यानी कि उन्हें जो है एक मेल पार्ट यांग है, यांग के रूप में उसे जाना जाता है। इस अवधारणा को माया और ब्रह्म के रूप से भी जाना जाता है, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नोन एज माया और ब्रह्म, यानी कि माया और ब्रह्म के नाम से भी इसे जो है जाना जाता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्रिएट्स द होल वर्ल्ड, ऑल इट्स ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स इनहेबिटेंट्स। मतलब है कि ये जो दोनों हैं, इन दोनों का संयोजन पूरी दुनिया, उसकी सभी वस्तुओं और उसके निवासियों को भी बनाता है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द लैंग्वेज स्पोकन इन फ्लैंडर्स, यानी कि जो फ्लैंडर्स में बोली जाने वाली भाषा क्या है। व्हाट इज द लैंग्वेज, ऐसी वो क्या भाषा है जो फ्लैंडर्स में बोली जाती है। तो फ्लैंडर्स इज अ रीजन इन बेल्जियम, द लैंग्वेज स्पोकन देयर इज फ्रेंच, यानी कि जो फ्लैंडर्स है वो बेल्जियम का ही एक प्रकार का क्षेत्र है। फ्लैंडर्स जो है बेल्जियम का एक क्षेत्र है और वहाँ पे जो भी लैंग्वेज बोली जाती है वह लैंग्वेज है फ्रेंच, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज वहाँ पर बोली जाती है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द लैंग्वेज स्पोकन इन फ्लैंडर्स, फ्लैंडर्स में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो फ्लैंडर्स जो है बेल्जियम का क्षेत्र है और उस जगह पर जो है फ्रेंच भाषा प्रयोग की जाती है।
तो ये सारे कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स थे जो आपके टेक्स्ट बुक में हॉर्नबिल पर दिए हुए हैं। इस लेसन के बिहाइंड पर आप इन सारे प्रश्नों को जान सकते हैं, साथ ही साथ इनके उत्तरों को भी आप जान सकते हैं बच्चों इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आप इसकी मदद से आप अपने क्वेश्चन आंसर्स को तैयार कर पाएंगे। इसी प्रकार से हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में भी आपके लिए डिफरेंट आपके स्टडी से रिलेटेड आपके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम लाते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।